हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों मैं आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें आज मैं अपने पिछले टॉपिक डाइपोल मोमेंट को आगे कैरी ऑन करूँगा। जैसा कि मैं आपको पिछले सेशन में कंप्लीट नहीं कराया था, जो टॉपिक अधूरा रह गया था डाइपोल मोमेंट का, उसी को मैं आगे आज और बचे हुए एग्जाम्पल्स को कैरी ऑन कर रहा हूँ। जैसा कि मैं डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट एक प्रोडक्ट है किसका, चार्ज का और डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? तो उसी बेसिस पे हमने कंपाउंड्स देखे, एग्जांपल्स देखे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखे, जिनमें हमने डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया। जैसा कि मैं आपको पिछले सेशन में करा चुका हूं, डाइपोल मोमेंट जब पॉली मॉलिक्यूलर स्पीशी है, जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का केस है, उसमें अगर हम डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो एक वेक्टोरियल सम निकल के आता है, हाँ या ना? तो जैसा कि मैं पिछले सेशन में आपको कंप्लीट करा चुका था उनके डाइपोल मोमेंट जिसमें कोई लोन पेयर नहीं आ रहा था। देखो एक बार मैं फिर भी आपको लास्ट हेडिंग दिखा दूं, आपने नोट्स बनाए होंगे तो। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का केस मैंने AB2 टाइप, AB3 एंड AB4, AB5, AB6 टाइप कंप्लीट करा दिए थे। बट ये ऐसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे जिनमें लोन पेयर नहीं था, केवल और केवल बॉन्ड पेयर्स थे। क्लियर है? तो उसी सेशन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, उसी डाइपोल मोमेंट के बारे में मैं आज कुछ आगे की बातें करूंगा। क्लियर है? और आज जहां से हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे, उनके डाइपोल मोमेंट जिनमें लोन पेयर्स की प्रेजेंस होती है। अगर किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आते हैं तब हम डाइपोल मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेनली हमें नेट डाइपोल मोमेंट से ही मतलब है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा। तो एग्जाम्पल्स अब बात कर रहे हैं हम उन मॉलिक्यूल्स की जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कौन लोन पेयर्स प्रेजेंट है, उनके हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने हैं बच्चों। ठीक है ना? देखना, जनरली दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पोलर एक्सेप्ट सम मॉलिक्यूल्स। ज्यादातर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें लोन पेयर आते हैं वो पोलर ही होते हैं। मैक्सिमम केसेस में उनका नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, जीरो नहीं होगा। नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ निकल के आता ही आता है। बट कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें लोन पेयर होने के बावजूद भी वो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो जाते हैं। क्लियर है? तो पहले मैं नॉर्मल कंडीशन दिखा रहा हूं जिसमें ज्यादातर हम लोग लोन पेयर होने की वजह से पोलर ही मानते हैं, और फिर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस दिखाऊंगा जिसमें लोन पेयर्स होने के बावजूद भी वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर निकल के आएगा। अब पहले पोलर की कंडीशन देखना कि लोन पेयर होते हैं हुए और पोलर कैसे निकल के आएंगे। एग्जाम्पल वाटर, अमोनिया एंड CH3O ईथर का केस ले रहा हूं। ठीक है ना? तो वाटर का डायग्राम थोड़ा से बड़ा कर दूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, तीनों बना दिए हैं, वाटर, अमोनिया एंड ईथर। तो वाटर का केस देखना, अमोनिया का केस देखना और CH3O का। वाटर का जब हम केस बनाते हैं तो हमें दो लोन पेयर मिलते हैं वाटर के अंदर, मेंशन कर देता हूं, दो LP है प्लस दो BP है। क्लियर है? दो लोन पेयर प्लस दो बॉन्ड पेयर। एक सेकंड रुकिएगा, लिख दूं मैं अच्छे से, प्लस दो बॉन्ड पेयर्स। क्लियर है? तो वाटर में कितने, दो लोन पेयर मिलते हैं और दो बॉन्ड पेयर। इसी तरीके से ईथर में भी दो लोन पेयर मिलते हैं और दो बॉन्ड पेयर मिलते हैं। क्लियर है? तो जिस तरीके से वाटर में मिलते हैं दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, उसी तरीके से CH3O में भी दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर मिलते हैं। क्लियर? डायग्राम बनाते हैं। फिर अमोनिया देखेंगे तो ऑक्सीजन बनाया भाई, एक लोन पेयर ऐसे, एक लोन पेयर ऐसे, ये हाइड्रोजन। हाइब्रिडाइजेशन सिखा चुका हूं, स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा चुका हूं। A2B2 टाइप का कंडीशन, सॉरी AB2L2 टाइप की कंडीशन है, बेंट शेप बनती है, ये भी बता चुका हूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। क्लियर है? तो अब बात आती है इसकी डाइपोल मूवमेंट की। अब लोन पेयर वाली कंडीशन में बता चुका हूं, जब भी डाइपोल मूवमेंट आ रहा है लोन पेयर का निकालना है, तो हमेशा लोन पेयर वाली कंडीशन में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन एटम से लोन पेयर की तरफ होती है। तो एक डाइपोल मूवमेंट ये रहा, एक ये रहा, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं म्यू डैश, इसको भी मार्क कर दे रहा हूं म्यू डैश, क्योंकि है तो दोनों लोन पेयर और ऑक्सीजन से जा रहे हैं। तो जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना इसका, पर डायरेक्शन दोनों की अलग है। तो म्यू डैश से मैंने मेंशन कर दिया है लोन पेयर का, किसका, लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट सॉरी
अब बात आती है बॉन्ड पेयर की। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक डायपोल मूवमेंट ये रहा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, एक डायपोल मूवमेंट ये रहा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो अब जरा दिमाग लगाओ, ये कभी जीरो आएगा इसका नेट, क्योंकि सारे के सारे डायपोल मूवमेंट ऐड हो रहे हैं, सारे के सारे डायपोल मूवमेंट ऐड हो रहे हैं, तो इसका कभी भी नेट डायपोल मूवमेंट जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसका म्यू नेट कभी भी जीरो नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये कंपाउंड पोलर होगा, डेफिनेटली ये कंपाउंड पोलर होगा ही होगा, दैट्स इट। तो लोन पेयर आने की वजह से कंपाउंड कैसा है? पोलर। दूसरा देखो CH3 और CH3 का, इसमें भी बिल्कुल डिट्टो वाटर की तरह, दो लोन पेयर दिखा दिए और दो CH3 जोड़ दिए, यहाँ पे बस H जोड़े थे, यहाँ पे CH3 जोड़े। तो लोन पेयर की तरफ डायपोल मूवमेंट म्यू डैश, इस वाले लोन पेयर की तरफ डायपोल मूवमेंट म्यू डैश, इस कंडीशन में डायपोल मूवमेंट म्यू और इसका भी म्यू। जरा दिमाग लगाओ, सारे के सारे डायपोल मूवमेंट क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। देख ले आराम से, सारे के सारे डायपोल मूवमेंट क्या हो रहे हैं? ऐड। तो म्यू नेट कभी जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो म्यू नेट नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो मॉलिक्यूल कैसा? पोलर। मॉलिक्यूल कैसा? पोलर। दैट्स इट। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लोन पेयर आते हैं किसी मॉलिक्यूल के केस में, तो जनरली मैक्सिमम केसेस में वो मॉलिक्यूल्स पोलर ही होते हैं, मैक्सिमम केसेस में वो मॉलिक्यूल्स पोलर ही होते हैं, मैक्सिमम केसेस जो निकल के आते हैं वो मॉलिक्यूल्स पोलर ही निकलते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एक केस और देखो भाई, ये दोनों हटा रहा हूं, एक केस अमोनिया का बचा है। अमोनिया की कंडीशन में क्या? तीन तो बच्चों बॉन्ड पेयर दिखते हैं और एक लोन पेयर दिखता है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिडल, क्या? पिरामिडल AL, ये क्या शेप थी उसकी? क्या बताया रखी थी? पिरामिडल शेप। तो बन गया NH3। निकालो डायपोल मूवमेंट, एक ये रहा म्यू, एक ये रहा म्यू, एक ये रहा म्यू। तो साथ ही साथ ये तीनों म्यू ऐड हो रहे हैं और डायपोल मूवमेंट सॉरी लोन पेयर की वजह से ये रहा म्यू डैश। अब चाहे कितना भी हो, ये सारे के सारे डायपोल मूवमेंट क्या हो रहे हैं? यहाँ पे भी ऐड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली भी इसका भी म्यू नेट जीरो नहीं आएगा, डेफिनेटली इसका भी म्यू नेट जीरो नहीं आएगा। तो ये कंपाउंड भी क्या? पोलर आएगा। कैसा आएगा? पोलर। तो ज्यादातर कंपाउंड जिनमें लोन पेयर्स आते हैं, मैक्सिमम ऑफ द केसेस ऑफ कंपाउंड पोलर ही निकल के आता है। बट कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें लोन पेयर होने के बावजूद भी वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर निकल के आता है। तो ये तो बात हो गई पोलर। अब इनके एक्सेप्शन सुनना। दो बेसिक से एक्सेप्शन है मेजर, HCF2 एंड HCF4। बाकी आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ढंगी सी शेप बनाना और निकाल के देखना। HCF2 क्लियर है, सिखा चुका हूं इसका। तीन लोन पेयर मिलते हैं, दो बॉन्ड पेयर मिलते हैं इसमें। HCF2 सिखा चुका हूं, इसमें तीन लोन पेयर मिलते हैं और दो बॉन्ड पेयर मिलते हैं। और ये ज्योमेट्री अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और बता चुका हूं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में सबसे पहले लोन पेयर्स किस पे जाते हैं? एक्सियल पोजीशंस पे। कौन सी एक्सियल पोजीशन? ये और यहाँ पे। और बचे हुए बॉन्ड पेयर, वो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। क्लियर है? तो अब जरा डायपोल मूवमेंट देखो इन सबका HCF2 के केस में, ध्यान से देखना। तो लोन पेयर वाले की तरफ डायपोल मूवमेंट होगा जहां पे लोन पेयर मेंशन होगा, ये रहा कितना? म्यू डैश। मैं ऊपर अपने पास मेंशन नहीं कर रहा हूं, नीचे मेंशन कर दिया है। तो एक डायपोल मूवमेंट तो ये जा रहा, प्लेन में जा रहा है ना, म्यू डैश। कितना? म्यू डैश। एक डायपोल मूवमेंट इधर जा रहा है, कितना? म्यू डैश। एक डायपोल मूवमेंट इधर जा रहा है, कितना? म्यू डैश। तो पहले प्लेन वाले देख लो। तो ये वाला डायपोल मूवमेंट और ये वाला मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा ये प्लेन में, 1 2 और ये 3, ये भी म्यू डैश, ये भी म्यू डैश और ये भी म्यू डैश। इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा डेफिनेटली। तो अभी तो मैंने केवल प्लेन वाले प्रूफ करे। तो प्लेन में जो लोन पेयर बैठे हुए हैं एक्सियल पोजीशंस पे, उनका रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट क्या आ रहा है? जीरो। अब बचे कौन? बॉन्ड पेयर, उनकी वजह से भी डायपोल मूवमेंट चेक कर लो। अब लोन पेयर की वजह से तो जीरो हो गया, हटाओ। अब देखना कैसे बॉन्ड पेयर को। एक बॉन्ड पेयर का डायपोल मूवमेंट म्यू ऊपर की तरफ, दूसरे बॉन्ड पेयर का डायपोल मूवमेंट म्यू नीचे की तरफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल बिटवीन कितना है? 180 डिग्री।
डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180, और ऊपर मान लो एक जा रहा है, नीचे एक जा रहा है, और डेफिनेटली दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। सिंपल सी बात है, ऊपर 10 न्यूटन फोर्स मान लो, नीचे 10 न्यूटन फोर्स, तो नेट फोर्स 0। तो इसी तरीके से ऊपर डाइपोल मोमेंट म्यू, नीचे डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और नेट डाइपोल मूवमेंट इस पूरे मॉलिक्यूल का 0 हो जाएगा। आप लोन पेयर आपस में कैंसिल आउट कर गए, और बॉन्ड पेयर का डाइपोल मूवमेंट आपस में कैंसिल आउट कर गया। ये बेसिक सी कंडीशन है XCF2 में। तो लोन पेयर आने के बावजूद भी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा मिल रहा है, लोन पेयर आने के बावजूद भी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा मिल रहा है, नॉन पोलर। तो जैसा कि मैंने बोला, ज्यादातर केसेस में पोलर मॉलिक्यूल ही निकल के आते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि XCF2, क्लियर है, जिसमें लोन पेयर है उसके बावजूद भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर आ रहा है, लोन पेयर है उसके बावजूद भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर आ रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल XCF4, कौन सा, XCF4, इसमें लोन पेयर 2 लोन पेयर होते हैं बच्चों, और 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। ये भी मैं आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में सिखा चुका हूँ, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आती है। क्यों, क्योंकि जो प्लेन में बॉन्ड होते हैं और लोन पेयर इनके इक्वेटोरियल पोजीशंस पे निकल के आते हैं, ठीक है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, कंडीशन है, सिखाई हुई है मैंने, क्लियर है। तो लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट देखना, और बॉन्ड पेयर की वजह से देखना, वो सारे डाइपोल मोमेंट दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो F जितने भी एटम हैं, जो भी बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, वो सब एक्सियल एंगल्स पे बन रहे हैं, प्लेन में, जो चौकोर वाला प्लेन आता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं इसे, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है पर शेप स्क्वायर प्लेनर है। तो 4 जो बॉन्ड प्लेन में मिलते हैं, 4 ऑर्बिटल जो प्लेन में मिलती है, वो सब बॉन्ड बनाते हैं, जो ऊपर और नीचे ऑर्बिटल होती है उसमें लोन पेयर बिठाते हैं ऑक्टाहेड्रल में, पहले ही बता चुका हूं। तो अब पहले लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट देख ले, एक ऊपर म्यू डैश, एक लोन पेयर की वजह से नीचे म्यू डैश, दोनों 180 पे एंगल है, डेफिनेटली ऊपर और बिलो द, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, दोनों लोन पेयर 180 डिग्री पे है। इसका डाइपोल मोमेंट म्यू डैश, इसका डाइपोल मोमेंट म्यू डैश, दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में जस्ट ऑपोजिट है, डेफिनेटली कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ लोन पेयर कितना आ गया, 0। अब बचे कौन, बॉन्ड पेयर। देख भाई, एक डाइपोल मोमेंट म्यू इधर, दूसरा डाइपोल मोमेंट म्यू इधर, सेम है मैग्नीट्यूड में, तो कैंसिल आउट ये वाला। इसी तरीके से ये डाइपोल मोमेंट म्यू इधर, ये वाला डाइपोल मोमेंट म्यू इधर, ये भी इसी तरीके से कैंसिल आउट कर जाएगा। तो प्लेन में भी सारे डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर गए, लोन पेयर की वजह से भी सारे डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर गए। तो नेट डाइपोल मोमेंट इस पूरे स्ट्रक्चर का क्या आएगा, 0 आएगा। नेट डाइपोल मोमेंट इस पूरे स्ट्रक्चर का क्या आएगा, 0 आएगा। तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। अब आपसे पूछा जाए बॉन्ड कैसे है, बॉन्ड तो पोलर है भाई, बट पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर, भले ही इसमें लोन पेयर आ रहे हैं। तो लोन पेयर इस तरीके से अरेंज है कि उनका नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, और साथ ही साथ बचे हुए जो बॉन्ड पेयर है वो भी आपस में अपने डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो पूरे मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया। क्या आ गया, नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया, दैट्स इट। तो अगर आप मेंशन करना चाहेंगे तो लोन पेयर वाले का डाइपोल मोमेंट म्यू डैश ऐसे और नीचे म्यू डैश ऐसे, ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, कैंसिल आउट। अब आप प्लेन की बात करें तो एक म्यू इधर था एफ की वजह से, वहीं पे इसके ऑपोजिट दूसरा म्यू ऐसे, क्योंकि डायगोनल पे अरेंज होते हैं, बता चुका हूँ। एक म्यू ऐसे था और दूसरा म्यू ऐसे था, क्लियर है। इसने इसको कैंसिल आउट किया, इसने इसको कैंसिल आउट किया। तो चाहे आप बॉन्ड की वजह से चाहे लोन पेयर की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का 0 निकल के आ रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का 0 निकल के आ रहा है। तो ये भी मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर, भले ही इस पे लोन पेयर है। ये भी मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर, भले ही इसके ऊपर लोन पेयर ही क्यों ना प्रेजेंट हो। तो जनरली हमें देखने को मिलता है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जिनमें लोन पेयर मिलते हैं वो पोलर निकल के आते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं XCF2 और XCF4 की तरह जिनके पास लोन पेयर तो है बट स्टिल देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, जिनके पास लोन पेयर तो है बट स्टिल देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, दैट्स इट। तो ये एक्सेप्शन की तरह समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। तो लोन पेयर आने की वजह से ज्यादातर हमें मॉलिक्यूल कैसे मिलते हैं, पोलर, बट कुछ एक्सेप्शन है जिसकी वजह से हमें वो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मिल जाते हैं। ज्यादातर पोलर मिलते हैं,
बट कुछ केसेस में लोन पेयर आने की वजह से मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी मिल सकता है, वो एक्सेप्शंस में आप गिन सकते हो। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई ऐसे मॉलिक्यूल्स की बच्चों जिनमें लोन पेयर आते हैं, और उसमें कैसे डायपोल मोमेंट निकालेंगे वो भी मैंने बता दिया। क्लियर है? बॉन्ड में अगर आपको डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखनी है तो वो सिखा चुका हूं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आइटम से निकलते हैं, टेल होती है, और किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आइटम की तरफ एरो होता है। और वहीं पे अगर लोन पेयर है तो एटम से लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की। तो उसके अकॉर्डिंग एरोज बनाना, जो कैंसिल आउट कर रहा है उसे कैंसिल आउट करना, नहीं तो बाकी का रिजल्टेंट निकाल देना। दैट्स इट। क्लियर है? अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखा रहा हूं जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर इस टॉपिक का बहुत यूज होता है, डायपोल मूवमेंट का बहुत यूज आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जांपल्स ले रहा हूं और उनके डायपोल मूवमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना? क्योंकि इस टॉपिक का सबसे ज्यादा यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जांपल्स में बहुत आता है। ठीक है ना? अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। वैसे अगर आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है, मेरे लेक्चर्स सुने हैं, तो वहां पर भी मैं इस टॉपिक को डिस्कस करता हूं विद देयर एग्जांपल्स। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ाई है मैंने, सिस ट्रांस कंडीशन, वहां पर मैंने डायपोल मूवमेंट का जिक्र किया है और एग्जांपल्स बहुत सारे दिखाए हैं। क्लियर है? जिसको चाहता है जो बच्चा ऑर्गेनिक अच्छी करना, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा जरूर मेरे सेशन सुनना। बेस्ट, इतना चीज बेहतरीन सिखाई है मैंने, आप एक बार अगर सुन लोगे, इतनी ईजी वे में सिखाई है, मैं गारंटी कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। बहुत बेसिक तरीके से समझाई है, बहुत ईजी तरीके से समझाई है। एक बार बस ये है, उसमें आपको इतना करना पड़ेगा, एक तरफ से सीरीज में लेक्चर सुनने पड़ेंगे, और साथ ही साथ अगर नोट्स नहीं बनाओगे आप तो ऑर्गेनिक नहीं आ सकती। जब तक आप अपने हाथ से इनके डायग्राम्स नहीं बनाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जब तक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले नहीं लिखोगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी आसानी से नहीं आती है। पेन चलाना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत। जितना ज्यादा पेन से सॉल्व करोगे क्वेश्चन, जितने ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेन से सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर है? वहां पे रटन विद्या चलती है, मैं मानता हूं, बट उसके साथ साथ आपको नोट करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में इतना नोट नहीं करना पड़ता, उसमें रटो जितना रट सकते हो, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं लिखोगे कंसेप्ट वीक रह जाएंगे, डेफिनेटली भूल जाओगे चीजें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें याद करने को। तो जब तक नोट नहीं करोगे, लिख लिख के याद नहीं करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें आपको डायपोल मूवमेंट समझा रहा हूं मैं। ठीक है ना? तो एक केस लिया मैंने सिस और ट्रांस का। किसका? सिस और ट्रांस का। फॉर्मूला देख ले मैंने क्या बनाया है, Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl। क्लियर है? ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसका सिस और ट्रांसफॉर्म मैंने बनाई है। क्लियर है? क्या बनाई है इसकी? सिस और ट्रांसफॉर्म। देखो भाई, तो ये तो इसकी ट्रांसफॉर्म है, देख ले, एक इधर Cl, ऑपोजिट साइड में है सिमिलर ग्रुप। क्लियर है? सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है तो सिस फॉर्म। तो अब बात आती है इसके डायपोल मोमेंट की। बनाओ डायरेक्शन भाई। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक म्यू मैग्नीट्यूड में। ठीक है ना? कार्बन और ये दूसरा म्यू। क्लियर है? हाँ या ना? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन 180 होगी डेफिनेटली। क्लियर है? इधर हाइड्रोजन से कार्बन म्यू डैश, इधर हाइड्रोजन से कार्बन म्यू डैश, इन दोनों के बीच में भी लगभग 180 का एंगल होगा। तो ये डायपोल मोमेंट इसे कैंसिल आउट कर जाएगा, लगभग क्या, डेफिनेटली 180 होगा, और ये डायपोल मोमेंट इसे कैंसिल आउट कर जाएगा। तो नेट पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0, नेट पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0। और ट्रांसफॉर्म कैसी? नॉन पोलर निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आ जाएगी? नॉन पोलर। वहीं पे अगर मैं सिस फॉर्म की बात करूं, देख, एक म्यू, दूसरा इसका भी म्यू, इसका म्यू डैश और इसका म्यू डैश। क्लियर है? कोई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है? नहीं, सारे के सारे डायपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं, इधर ऐड हुआ, इधर ऐड हुआ, और वो अल्टीमेटली दोनों भी ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई डायपोल मोमेंट दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, और नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे भी 0 नहीं आएगा। क्या इसमें तो आ रहा है, क्योंकि यहाँ के तो नेट डायपोल मोमेंट एक दूसरे कैंसिल आउट, ये Cl वाला इधर को कैंसिल आउट कर रहा है, ये CH वाला इस वाले CH को कैंसिल आउट कर रहा है, बट यहाँ पे सारे के सारे डायपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो नेट डायपोल मोमेंट 0 आ गया, बट इस केस में नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो ये मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर हो गया, पर ये मॉलिक्यूल पोलर है। अब पूछा जाए डायपोल मोमेंट किससे ज्यादा, डेफिनेटली 0 से ज्यादा तो इसी का ही हो रहा है। ठीक है ना? तो इस कंडीशन को देख के हमें क्या पता लगा, सिस फॉर्म के डायपोल मोमेंट ट्रांस फॉर्म से ज्यादातर केसेस में ज्यादा होते हैं,
सिस फॉर्म के डायपोल मोमेंट्स ट्रांस फॉर्म में ज्यादा होते हैं। तो सिस आइसोमर के डायपोल मोमेंट्स ट्रांस आइसोमर से मैक्सिमम केसेस में ज्यादा निकल के आते हैं, बट स्टिल यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। क्लियर है? जनरली बात कर रहा हूं कि सिस आइसोमर के डायपोल मोमेंट मैक्सिमम केसेस में ज्यादा निकल के आते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे भी है। देखो भाई, नोट भी लिख दिया मैंने। डायपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ट्रांस आइसोमर जनरली, बट नॉट ऑलवेज। जनरली की बात चलती है, हमेशा नहीं होता ये लागू। क्लियर है? जैसा कि एक केस यहाँ पे बना दिया मैंने, इसमें देखो भाई, नेट डायपोल मोमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। इसमें ये म्यू डैश, ये म्यू डैश, क्लियर है? ये तो कैंसिल आउट कर जाएगा, दिमाग लगा, ये इधर से गया, ये इधर से 180 कैंसिल आउट। बट यहाँ पर जो म्यू डैश है और यहाँ पर म्यू डैश है, ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐड होंगे। क्लियर है? म्यू डैश मत बोलो, म्यू बोल दो, इसको म्यू बोल दो और इसको म्यू डबल डैश बोल देना, क्योंकि CH3 और इसका बॉन्ड अलग है, उसका बॉन्ड अलग है। ये म्यू है और इसको C और Cl के बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कुछ और बता दो, म्यू डबल डैश। क्लियर है? तो डेफिनेटली ये ऐड होंगे, ये दो तो कैंसिल आउट होगा, पर यहाँ पर रिजल्टेंट बचेगा। तो यहाँ का नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जो भी हो XYZ वो किसके बराबर होगा, म्यू प्लस म्यू डबल डैश। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे डायपोल मोमेंट, ये क्या, म्यू। क्लियर है? ये क्या, म्यू, ये म्यू डबल डैश और यहाँ पर म्यू। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत? इसको मैंने मार्क कर दिया म्यू डैश से, चलो CH वाले को, ठीक है ना। अब बात आई इसके केस में और इसके केस में। देख, यहाँ पे भी कोई कैंसिल आउट नहीं, म्यू और म्यू डैश डेफिनेटली कैंसिल आउट नहीं करेंगे, म्यू और म्यू डैश डेफिनेटली कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जो भी ज्यादा होगा वो रिजल्टेंट की फॉर्म में बचेगा ही बचेगा। बट इसके केस में केवल दो डायपोल मूवमेंट ऐड हो रहे हैं, इसके केस में केवल दो डायपोल मूवमेंट ऐड हो रहे हैं, बट यहां पर आपके तीन डायपोल मूवमेंट ऐड होंगे। कैसे? एक ये, और जो इनका रिजल्टेंट बचेगा, चाहे वो इधर बचे चाहे वो इधर बचे, एक जो इन दोनों का रिजल्टेंट बचेगा वो भी इन दोनों डायपोल मूवमेंट में ऐड हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी नेट डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं आएगा, क्योंकि एक डायपोल मूवमेंट तुम्हारा इधर है, म्यू डबल डैश, एक डायपोल मूवमेंट इस साइड में म्यू, क्लियर है, म्यू डैश, एक डायपोल मूवमेंट इधर है म्यू की फॉर्म में, क्लियर है, ये म्यू है वो म्यू डैश है, ये, और एक डायपोल मूवमेंट इधर म्यू डैश। क्लियर है? ये दोनों तो ऐड होंगे ही होंगे, बट बात आती है इसकी और इसकी, इन दोनों का कोई ना कोई डेफिनेटली रिजल्टेंट बचेगा ही बचेगा, और जहां पर भी बचे, चाहे इधर बचे चाहे इधर बचे, वो नेट तीन डायपोल मूवमेंट ऐड होंगे। बट इस केस में केवल आपके पास दो डायपोल मूवमेंट ऐड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख, ये रहा एक म्यू डैश, एक ये रहा म्यू डैश, इसमें एक म्यू ये रहा और एक म्यू डबल डैश, इसमें दो कैंसिल आउट हो गए तुम्हारे डायपोल मूवमेंट, बिल्कुल। और यहाँ पे जो ऐड हो रहे हैं डायपोल मूवमेंट वो केवल ये दोनों हो रहे हैं, यहाँ पे जो ऐड हो रहे हैं वो केवल ये दोनों हो रहे हैं। बट इस केस में ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है आपस में, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऐड हो रहा है। तो नंबर ऑफ डायपोल मूवमेंट जो ऐड होने वाले हैं वो दूसरे केस में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पहले, क्योंकि पहले केस में दो कैंसिल आउट कर गए, इसमें कोई भी कैंसिल आउट नहीं कर रहा। पहले केस में दो डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट कर गए, इसमें कोई भी कैंसिल आउट नहीं कर रहा इक्वली। क्लियर है? डेफिनेटली रिजल्टेंट बच रहा है, और ये भी गारंटी है इससे ज्यादा बचेगा, ये भी गारंटी है इससे ज्यादा ही बचेगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा और वो डेफिनेटली इन दोनों डायपोल मूवमेंट में ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे इन दोनों का तो जीरो हो गया, निल, और यहाँ पे केवल ये दोनों डायपोल मूवमेंट ऐड हो रहे हैं। तो भले ही दोनों में डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, भले ही दोनों में डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, बट स्टिल इस केस में ट्रांसफॉर्म का डायपोल मूवमेंट ज्यादा है सिस फॉर्म से। क्यों? ये भी बात सुन ले। अब कैसे मैंने बोला वो ऐड हुआ, तो हमारे हिसाब से तुम सोच रहे हो उसमें तो तीन डायपोल मूवमेंट ऐड हुए हैं तो ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे केवल दो ही डायपोल मूवमेंट ऐड हो रहे हैं तो कम आना चाहिए। तो सुनना मेरी बात, एक डायपोल मूवमेंट ये रहा, दूसरा ये रहा, म्यू डैश म्यू डबल डैश। क्लियर है? इस केस में सुनना, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला म्यू बच रहा था और यहाँ पे क्या बच रहा था, म्यू डबल डैश, ठीक है ना। और यहां पर बात आई, जब यहां पर बात आई, यहां पे म्यू बच रहा है और यहां पे म्यू डैश बच रहा है। अब इसका रिजल्टेंट निकाला आपने, इसका मान लो जो भी रिजल्टेंट आया म्यू और म्यू डबल डैश का, यहाँ पे भी म्यू डैश और म्यू डबल डैश का। अब इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो डेफिनेटली एक एंगल पर होगा,
वो डेफिनेटली इस डायपोल मोमेंट के एक एंगल पे होगा। और जनरली जब भी एंगल ज़्यादा होता जाता है तो उसके रिजल्टेंट की वैल्यू कम होती जाती है। जब भी ये एंगल बढ़ता चलता है, जब भी एंगल बढ़ता चलता है, वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू को कम करता चलता है। तो यहाँ पे तो केवल 2 ही ऐड हो रहे हैं और वो भी 180, वो भी 0 डिग्री पे। डेफिनेटली इसका रिजल्टेंट इनके कंपैरिजन में भले डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो माइनस हो गया पहली बात, और दूसरा वो भी एक एंगल पे आ रहा है, वो भी एक एंगल पे आ रहा है। तो डेफिनेटली जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका और इसका, वो ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा बचेगा इन कंपैरिजन टू सिस फॉर्म। डेफिनेटली इसके केस में जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा बचेगी इसके केस में, क्योंकि इनका जो डायपोल मोमेंट नेट निकलेगा वो किसी एंगल पे होगा, और जैसे ही एंगल बढ़ता जाता है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाता है। क्लियर है? रिजल्टेंट आएगा जरूर, बट वो इससे डेफिनेटली कम होगा। रिजल्टेंट आएगा जरूर, बट वो इससे डेफिनेटली कम होगा। आप एक तरीके से और डिसाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं आपको, एक तरीके से आप और डिसाइड कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आप मान लो CH का डायपोल मोमेंट दोनों में हटा दो, CH का डायपोल मोमेंट कंसीडर ही मत करो, सिमिलर बॉन्ड्स का डायपोल मोमेंट कंसीडर ही मत करो। अब केवल इस वाले बॉन्ड का और इस वाले बॉन्ड का देखो, यहाँ पे इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का देखो। क्लियर है? आपके लिए आसान और कर दे रहा हूं मैं, बिल्कुल इस कंसेप्ट से निकल सकता है। CH बॉन्ड दोनों में कॉमन आ रहा है, उनके डायपोल मोमेंट कंसीडर ही मत करो, चाहे ऐसे आ रहे हो चाहे ऐसे आ रहे हो, और इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों डायपोल मोमेंट क्या हो रहे हैं, सिमिलर डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, बट यहाँ पर देख जरा डायरेक्शन सिमिलर है क्या? बिल्कुल नहीं है। एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर, तो डेफिनेटली ये सब्ट्रैक्ट होंगे, डेफिनेटली ये सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर है? इनका वेक्टोरियल सम नहीं, सब्ट्रैक्शन के बाद निकलेगा। एक डायरेक्शन इधर है, दूसरा इधर है, तो रिजल्टेंट डेफिनेटली इसका कम आएगा, इसका ज्यादा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में और डायरेक्टली सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, बट ये सीधे सीधे ऐड नहीं होंगे, एक एंगल पे है, तो इनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो कम निकल के आएगा इन कंपैरिजन टू दिस। इजी पड़ता है। कॉमन जो है CH उनको नेग्लेक्ट कर दो, CH3C का और CCl का बॉन्ड का डायपोल मोमेंट देखो, उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो आप आंसर। इसमें डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं और इसमें एक एंगल पे ऐड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड कम आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। पर ये दोनों केस में है, 0 नहीं होगा। अब आपको ज्यादा या कम डिसाइड करना है तो CH बॉन्ड को नेग्लेक्ट कर देना, डेफिनेटली आराम से दिख जाएगा आपको, ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू सिस आइसोमर। और ये हुआ किसकी वजह से? स्ट्रक्चर की वजह से। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो मैं क्या करूं? क्लियर है? तो इसमें ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कभी कभी इस टाइप के भी आ जाते हैं जिसकी वजह से ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू सिस आइसोमर। तो ये एक्सेप्शन का केस है। क्लियर है? हाँ या ना? बट जनरली जो हम मानते हैं वो सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, बट इसको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जनरली बोला जाता है, ऑलवेज नहीं बोला जाता। ठीक है ना? अब एक एग्जांपल और देख ले, उससे और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? देखो भाई, बेंजीन बनाई, 2 Cl ऐसे, 2 Cl ऐसे, 2 Cl ऐसे, ऑर्थो मेटा पैरा कंडीशन है। कौन सी? ऑर्थो मेटा एंड पैरा कंडीशन। ये बच्चों ऑर्गेनिक में सिखाऊंगा। अभी मान लो इस पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इस तरीके से लगे तो उसे हम मेटा पोजीशन कहते हैं, इस तरीके से अरेंज हो तो उसे पैरा पोजीशन कहते हैं। अभी मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस बच्चे ने सुन रखी है वो समझ रहा होगा, जिसने नहीं सुनी है वो जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स सुने। क्लियर है? हाँ या ना? ऑर्थो मेटा पैरा कंडीशन है। इस कंडीशन में डायपोल मोमेंट, बेंजीन वाले छोड़ो, वो सब प्लेनर है, वो तो कैंसिल आउट कर जाएंगे। इसका डायपोल मोमेंट मान लो म्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड में सेम है पर डायरेक्शन अलग है, म्यू, और इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों 60 होता है, डेफिनेटली मार्क कर लेना। घड़ी की सुई की तरह मान लो ये और इसको ज्वाइन करोगे तो एंगल इन दोनों के बीच का 60 मिलेगा। अब यहाँ पर आएंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा 120 डिग्री, तो वही मैग्नीट्यूड क्या म्यू, इसका मैग्नीट्यूड क्या म्यू। क्लियर है? तो एंगल कितना हो जाएगा 120। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक म्यू ये रहा और एक म्यू ये रहा, और एंगल कितना हो जाएगा 180। अब फॉर्मूला आना चाहिए, हाँ या ना? इसको वेक्टोरियल सम होता है, ठीक है ना? म्यू ये रहा, एंगल 60 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेगा? म्यू √3 या √3 म्यू। 120 डिग्री पे नेट डायपोल मूवमेंट निकलेगा म्यू, और 180 डिग्री पे नेट डायपोल मूवमेंट निकलेगा 0। तो cos 60, cos 120 और cos 180 की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। क्लियर है? cos 60, cos 120 एंड cos 180 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो तीनों के डायपोल मूवमेंट आपको पता लग जाएंगे।
तो √3 म्यू, म्यू एंड 0। तो ये दोनों तो पोलर हो गए और ये पैरा वाला नॉन पोलर हो गया। अब आपसे पूछा जाए डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा दिख रहा होगा, √3 म्यू ज्यादा होता है म्यू से, तो ऑर्थो पोजीशन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा इन कंपैरिजन टू मेटा, एंड मेटा का ज्यादा इन कंपैरिजन टू पैरा। पैरा में तो 0 ही हो गया, नॉन पोलर कंपाउंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मार्क कर लेना। डाइक्लोरोबेंजीन का केस है, डाइक्लोरोबेंजीन का केस है, क्लियर है ना। ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसके डाइपोल मोमेंट मैंने बता दिए और वैल्यू भी आपको सिखा दी है, 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे और 180 डिग्री पर। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गए होंगे, क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। पहला एग्जांपल, क्वेश्चन किस तरीके से आता है ऑर्गेनिक में ज्यादातर वो दिखा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे आपको बोल देगा कि ऑप्शंस में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना के दे देगा वो, और पूछेगा इनमें से कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है। क्या पूछेगा, बना के दे देगा इसी तरीके से बेसिक से आपको, और पूछेगा इनमें से कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है। बाकी के मतलब 3 पोलर होंगे, एक ही नॉन पोलर निकलेगा। अब पोलर या नॉन पोलर कैरेक्टर बनाने से पहले इनके प्रॉपर तरीके से डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये दिख रहे हैं सब के सब इसी तरीके से एज अ फॉर्म ऑफ इनका स्ट्रक्चर नहीं होता है। कुछ स्ट्रक्चर आपको चेंज करने पड़ेंगे। जैसे आपको ये बी वाला ऑप्शन बना रखा है, लग रहा है ऐसा, बट ये एक्चुअल में इस तरीके से अरेंज नहीं होता है। तो इनके आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, कौन सा नॉन पोलर है, उससे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, पहला नॉर्मल क्लोरोबेंजीन बना रखा है उसने, सीधा डायरेक्ट एक डाइपोल मोमेंट, इसका म्यू, तो पोलर होगा ही होगा, ये डेफिनेटली पोलर होगा ही होगा। इसको कोई कैंसिल आउट करने वाला डाइपोल मोमेंट है नहीं, तो ये पोलर होगा ही होगा। हमें पूछा क्वेश्चन में नॉन पोलर ना कि पोलर, तो पहला वाला तो ऑप्शन गया। दूसरा, आपको क्या लग रहा था, वहां पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दिया था उसने आपको, उस डायग्राम ने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना के दिया था तुम्हें, और अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो हमारे हिसाब से ये कंपाउंड नॉन पोलर आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। बट असल में इस कंडीशन में ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, पहली बात। और दूसरी बात, ये नॉन प्लेनर होंगे। क्या दूसरी बात, यहाँ पे कार्बन नॉन प्लेनर होगा, तो डेफिनेटली इसका क्लोरीन 180 डिग्री पे तो नहीं होगा, ये गारंटी है। इसका क्लोरीन 180 डिग्री पे नहीं होगा। तो अब किस तरीके से अरेंज होता है क्लोरीन, ये सुनना। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये जो दोनों क्लोरीन होते हैं ये ऑपोजिटली अरेंज्ड होते हैं, क्लियर है। अब ऑपोजिट का मतलब ये नहीं है कि 180 डिग्री पे होंगे, ऑपोजिट का यहाँ पे ये मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो होता है इनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट म्यू, यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट म्यू, बट यहाँ पर भले ही आपको दिख रहे हैं किसी एंगल पे हैं, बट यहाँ पे मेंशन कर लेना ये दो क्लोरीन एटम ऑपोजिट नहीं होते, 180 पे नहीं होते, क्योंकि ये कार्बन प्लेनर नहीं है, और ये वाले बीच में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, क्लियर है। कुछ एंगल पे होगा वो मैं जरूर कह रहा हूं, बट 180 नहीं होगा ये गारंटी है, क्योंकि ये कार्बन प्लेनर नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर ये कार्बन आपको प्लेनर मिलेगा, और इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्लोरीन को यहाँ पर बैठने का, क्योंकि इन तीनों में 120 का है, यहाँ पर भी 120 का। जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये डेफिनेटली ऑपोजिट मिलता है, ये डेफिनेटली आपको ऑपोजिट दिखेगा। यहाँ पर एंगल 180 का होगा, बट यहाँ पर एंगल 180 का नहीं। तो इसी वजह से इस कंपाउंड में हमें म्यू नेट 0 नहीं मिलेगा, और ये कंपाउंड पोलर होगा, ये कंपाउंड पोलर, क्योंकि ये कार्बन नॉन प्लेनर है और ये क्लोरीन 109 डिग्री 28 मिनट्स पर होगा, 3D स्ट्रक्चर बनेगा इसका। और ये जरूर है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन डेफिनेटली 180 डिग्री पे तो कभी नहीं आएंगे। बट वहीं पे अगर हम पैरा कंडीशन डाइक्लोरोबेंजीन जैसा भी दिखाया था मैंने आपको, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट 180 डिग्री पर होगा, डेफिनेट कितने पर होगा, 180 डिग्री पर होगा। और 180 डिग्री पर होने का मतलब दोनों डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर जाएंगे और ये कंपाउंड नॉन पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। वहीं पे लास्ट स्ट्रक्चर, ये डाइपोल मोमेंट म्यू ये रहा, ये डाइपोल मोमेंट म्यू ये रहा, और एंगल जैसा कि मैं पहले सिखा चुका हूं 120 डिग्री का एंगल बन रहा था यहाँ पे, और यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी पोलर। तो आंसर आपका सी आता है,
जिसमें दोनों क्लोरीन वाले कार्बन क्लोरीन डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर रहे होंगे। क्लियर है। बात रही इसकी तो ऑपोजिट नहीं होता है, बट आपको ऑप्शन में उसने ऑपोजिट बना के दिया है, तो प्लीज इनके स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान रखें। क्लियर है। कंफ्यूज करने के लिए वो डेफिनेट वही ऑप्शन बना के देगा, इसके जो क्लोरीन है वो डेफिनेटली वो सीधे सीधे दिखाएगा। बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये पहली बात साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, और दूसरी बात इसके कार्बन प्लेनर नहीं होंगे, इसके कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिड है, तो डेफिनेटली ये क्लोरीन 180 डिग्री पर प्रेजेंट नहीं होगा। डेफिनेटली ये दोनों क्लोरीन 180 डिग्री पर प्रेजेंट नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। दैट्स इट। तो आंसर क्या आ गया? सी। क्या आ गया आंसर? आप बी और सी में कंफ्यूज ना हो, सी आंसर है, बी नहीं, क्योंकि ये कार्बन प्लेनर नहीं होगा और ये दोनों क्लोरीन 180 पे नहीं होंगे। बिल्कुल क्लियर है। दैट्स इट। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई इसी टाइप का। अब वापस से इनमें से कौन सा नॉन पोलर है, इनमें से कौन सा नॉन पोलर है, दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। इनमें से कौन सा नॉन पोलर है, इनके स्ट्रक्चर्स मैंने नीचे बना रखे, देखो ध्यान से। पहला ऑप्शन पोलर या नॉन पोलर, ट्रांसफॉर्म है, इसका म्यू और इसका म्यू 180 है, डेफिनेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। इस CCl का और इस CCl का डेफिनेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा इसका म्यू डैश और इसका म्यू डैश, ये भी दोनों के बीच का एंगल 180 है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों भी कैंसिल आउट। तो डेफिनेटली क्या, डेफिनेटली यहाँ पर म्यू नेट क्या आएगा? 0 और कंपाउंड कैसा? नॉन पोलर। म्यू नेट क्या? 0, कंपाउंड कैसा? नॉन पोलर। पहले ऑप्शन पे आंसर मिल गया। बट स्टिल आपको और भी एग्जांपल्स दिखा देता हूं जिसमें आपको कभी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जैसे वहां पे इस कंडीशन में बेंजीन में उसने क्या बना रखा था, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना रखा, ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना रखा था उसने OH, यहाँ पे भी OH। तो प्लीज इसे Cl की तरह सॉल्व मत कर देना आप। जैसे कि Cl में मैंने बताया था, पैरा में म्यू नेट 0 आ रहा था, बट यहाँ पर Cl नहीं है, OH है, तो यहाँ पर भी आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर म्यू नेट 0 नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर पैरा वाली पोजीशन है, बिल्कुल है, बट यहाँ पे OH है बेटा, ना कि Cl। क्लियर है। तो ऑक्सीजन तो भले ही इसके ऑपोजिट में होगा, ऑक्सीजन तो भले ही ऑपोजिट में होगा, पर ये जो OH बॉन्ड है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, इसी तरीके से यहाँ पे कार्बन की sp2 और ऑक्सीजन की sp3। क्लियर है। तो यहाँ पर तो चल जाता है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो डेफिनेटली ऑपोजिट होंगे और डाइपोल मोमेंट सेम होके कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ये जो OH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है यहाँ पर और यहाँ पर, ये डेफिनेटली सीधा लीनियर नहीं होगा, ये वाला OH लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है O की वो sp3 है और बेंड शेप बनेगी यहाँ पे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो बेंड शेप बनेगी। तो डेफिनेटली ये H इस लाइन में तो नहीं आएगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन पे बेंड शेप बनेगी, एक साइड में ये रहा पूरा, एक साइड में H बेंट होगा, लीनियर नहीं होगा। अगर लीनियर होता तो डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट 0 आता, बट यहाँ पे ये वाला OH इस तरीके से, ये वाला OH इस तरीके से, और इन दोनों के बीच का एंगल डेफिनेटली 180 नहीं होगा। इस म्यू डैश और इस म्यू डैश के बीच का एंगल 180 नहीं होगा, तो डेफिनेटली इस पूरे कंपाउंड का म्यू नेट 0 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। मतलब पोलर कंडीशन, मतलब पोलर कंडीशन। अगर यहाँ पे Cl होते तो वो तो एक ही एटम है डायरेक्ट, वो तो लीनियर आ ही रहे थे। अगर यहाँ पे Cl होता तो वो तो लीनियर आ ही रहा था। क्लियर है। तो वहां पर तो डाइपोल मोमेंट 0 है, बट इस केस में नहीं है, क्योंकि OH जुड़ा है ना कि क्लोरीन। क्लियर है। तो लग रहा है, लगता है, इसीलिए बताया। तो यहाँ पर OH की वजह से प्लीज कोई भी इस तरीके से ना मेंशन कर दे, पता लगी आप लोग इस तरीके से शो कर दें और बोल दें म्यू नेट 0, तो ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट फॉलो होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड 180 पे नहीं होगा एक दूसरे के साथ। क्लियर है। अगला देखो, कौन सा? सिस फॉर्म बना रहा हूं, उसका ट्रांस और सिस फॉर्म ऑप्शन में दे रखा है। सिस फॉर्म में देख लो, ये म्यू, ये म्यू। क्लियर है। ये म्यू डैश, ये म्यू डैश, कोई भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा, सब ऐड हो रहे हैं, तो म्यू नेट वापस से 0 नहीं होगा और कंपाउंड पोलर होगा। क्लियर है। इसी तरीके से वहां पे CH3, ये म्यू और ये म्यू डैश, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग, रिजल्टेंट डेफिनेटली बचेगा, 0 नहीं होगा। अगर इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होता तब ये भी नॉन पोलर हो जाता, बट यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका अलग है, तो डेफिनेटली एक रिजल्टेंट बचेगा, तो म्यू नेट 0 नहीं होगा।
म्यू नेट नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कंपाउंड भी पोलर, ये कंपाउंड भी पोलर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, नॉन पोलर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में पूछा था नॉन पोलर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन होता है इसी फिनॉल पर, क्योंकि लगता है बिल्कुल पैरा जो बनाया था डाइक्लोरो पैराबेंजीन, ठीक है ना, या 1,4 कंडीशन है यार, 1 2 3 4 बेंजीन में, वहां पर नॉन पोलर था, तो OH में भी होता नहीं होता। OH का केस अलग है, डाइक्लोरोबेंजीन का केस अलग है। दैट्स इट, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, ये छोटे छोटे से एग्जांपल आते हैं, ठीक है ना। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 ऑप्शन दे देगा, ये या ये, ठीक है ना। इनमें से पूछेगा किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है और किसका डायपोल मोमेंट कम है। ये 2 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए लिखे हैं मैंने। क्वेश्चन बना देता है NH3 और NF3 में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका कम है। बनाओ भाई डायपोल मोमेंट। सबसे पहला लोन पेयर की वजह से, यहाँ पर खत्म बात, पहला डायपोल मोमेंट, ये म्यू डैश, यहाँ पर भी म्यू डैश, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो वो बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। NH का डायपोल मोमेंट बनाओगे तो 1 म्यू ये रहा, इधर से 1 म्यू ये रहा, इधर से 1 म्यू ये रहा, ठीक है ना, आया ना। वहीं पे अगर NF3 में बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनता है, यहाँ पे कुछ भी डैश कर लेना, म्यू डबल डैश, मैग्नीट्यूड ही डिफर कराना है, बस डायरेक्शन मतलब है हमें। तो इस केस में जरा देखो, सारे डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में और एडिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे डायपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं, बट यहाँ पर सारे डायपोल मोमेंट ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि ये सारे रिजल्टेंट इधर देंगे, इसका रिजल्टेंट इधर होगा, तो यहाँ पे वेक्टर का क्या सब्सट्रैक्शन होगा और यहाँ पे वेक्टर का एडिशन हो रहा है। तो डेफिनेटली NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू NF3, क्योंकि इसमें सारे वेक्टर की, सारे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही साइड में नहीं है। अगर एक ही साइड में होती तो डेफिनेटली वो सब ऐड हो जाते हैं, बट अगर यहाँ पे देखोगे तो इन 3 की एक तरफ है और इसकी एक तरफ, इनका रिजल्टेंट निकालो, इसके साथ सब्सट्रैक्शन करके आंसर निकालो, बट यहाँ पे सब, इसका रिजल्टेंट भी इसी की डायरेक्शन में आएगा और वो ऐड हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे जो सम म्यू नेट निकलेगा वो एडिशन से निकलेगा और यहाँ पे जो म्यू नेट निकलेगा वो सब्सट्रैक्शन से निकलेगा। तो डेफिनेटली NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा निकलेगा इन कंपैरिजन टू NF3। तो नीचे भी वही मेंशन कर रखा है मैंने, देख ले, इसके सारे डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में, इसके 3 इधर 1 इधर, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा नेट डायपोल मोमेंट के लिए और यहाँ पे एडिशन। तो यहाँ का म्यू नेट मैक्सिमम और यहाँ का म्यू नेट मिनिमम, क्योंकि ऑल डायपोल मोमेंट आर एडेड टुगेदर और सम डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट, कुछ डायपोल मोमेंट सब्सट्रैक्ट होंगे, कैंसिल आउट करेंगे। इसी वजह से NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा निकल के आता है NF3 से। क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, बेसिक से क्वेश्चन है, मेंस में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान रखना, सिंपल सी कंडीशन है, बस इतना से याद रखना है आपको, दैट्स इट, ठीक है ना। एक और क्लियर है, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गए होंगे। तो इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन आते हैं बच्चों डायपोल मूवमेंट पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है ये वाला कंसेप्ट, डायपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान रखना, क्लियर है। और इनऑर्गेनिक में थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डायपोल मूवमेंट वाला कंसेप्ट, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली निकलेंगे, मेरी गारंटी है, इसकी गारंटी मेरी है। बट आप तरीके से नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें, उनको याद करें, मेमोराइज करें अच्छे से, तब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। डेफिनेटली 95% क्वेश्चन निकलेंगे, 5% कुछ रह जाएंगे, वो सब पे रह जाते हैं। 100% एक्यूरेसी मशीन की भी नहीं होती, क्लियर है। 95% क्वेश्चंस निकलेंगे, मेरी गारंटी है, अगर आप कायदे से काम करते हो तो, क्लियर है। अब लापरवाही करेंगे तो मैं नहीं कह रहा, तो भाई 10% निकाल लो, बहुत बड़ी बात मानूंगा मैं, क्लियर है। तरीके से काम करो, ईमानदारी से काम करो, गारंटी है, इतना लिखा है मैंने नोट्स में, 95% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 95% क्वेश्चन निकलेंगे ही निकलेंगे, क्लियर है, हाँ या ना। तो बच्चों इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अभी भी कंप्लीट नहीं कराया मैंने डायपोल मूवमेंट टॉपिक, मुझे पता है टाइम लगेगा, एक सेशन और बनेगा, उसमें मैं पूरा दी एंड कर दूंगा डायपोल मूवमेंट के कंसेप्ट को, क्लियर है। तो इस सेशन को भी मैं ऐसे पॉइंट पे रोक रहा हूँ जिससे अगले वाला जो सेशन बनाऊं जिस पॉइंट से, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई कनेक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, जो रिलेशन है वो समझाता चलूंगा, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्लियर है। तो अगले सेशन में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे,
जिसमें मैं पढ़ाने जाऊंगा आपको ऑर्डर्स ऑफ डायपोल मोमेंट। कुछ एग्जांपल्स ऐसे दूंगा जिसमें ऑर्डर सेट करने को आ जाता है पेपर में डायपोल मोमेंट का, वो 3-4 मॉलिक्यूल बना देगा। इन शॉर्ट ये जो कंसेप्ट चलेगा एक तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ठीक है ना, ऑर्डर्स लगाने को आते हैं डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो कुछ बेसिक्स से जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं वो सिखा दूंगा, बाकी के जो मैं सेशन लूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वहां पर आते चलेंगे क्वेश्चंस, वहां पर मैं आपको समझाता चलूंगा। क्लियर है? तो इस सेशन को भी यहीं तक रख रहे हैं, अगले सेशन में बात करेंगे हम ऑर्डर्स ऑफ डायपोल मोमेंट पर। क्लियर है? तो अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।